अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है दी रिवर बैंक। अच्छा, ये लिखा जो है वो केनेथ ग्राहम ने, और बहुत मशहूर नावल है इनका बच्चों के लिए जिन्होंने लिखा था, विंड इन द विलोज़ के नाम से। तो ये उसमें से लिया गया है। तकरीबन 100 साल पुरानी कहानी है, जो उन्होंने अपने बेटे को सुनाते थे रात को सोते वक्त। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते जो है वो इस तरह से शक्ल में आ गई है, पूरा नावल ही बन गई। अब बाद में पब्लिश हुई तो इतनी मशहूर हुई कि जनाब इसके ऊपर फिल्म भी बनी, कार्टून फिल्म भी बनी इसके ऊपर, और दुनिया में मशहूर बच्चों के लिटरेचर में से एक है ये। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि ये कुछ जानवरों की ज़िंदगियों पर है। उसमें टोड है, रैट है, ये मोल है। तो इन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है एक छोटे से जंगल के अंदर, और वो किस तरह से अपने मसलों को हल करते हैं। तो ये पूरा एक उन्होंने एक नक्शा खींचा है। खुद इनकी अपनी बचपन की ज़िंदगी चूँकि एक रिवर साइड इलाके में गुजरी थी, और वहाँ बोटिंग करना, क्योंकि इनके वालिद, इनकी वालदा का जल्दी इंतकाल हो गया था, तो इनके वालिद ने इनको इनकी दादी के घर भेज दिया था। तो बचपन से इन्होंने अपने चचा वगैरह के साथ यही सब कुछ किया। तो इस तरह के इलाके इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, वो सारा अहवाल जो इन्होंने लिखा है, जिस तरह की नक्शा खींचा है इन्होंने कहानी में, तो वो इनका आंखों देखा हाल था, तभी वो इतना खूबसूरती से इस नक्शे को खींच पाए। ठीक है, तो यूं कुछ ख्याली कैरेक्टर्स हैं, बातें करते हुए जानवर हैं कुछ, जिनकी ज़िंदगी को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने। और थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश है, तो कुछ मिस मुहावरे ऐसे हैं जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये कि हम उसको समझाते चले जाएंगे। और एक छोटा सा टुकड़ा ही लिया है, चूँकि इन्होंने तो पूरी बात इसमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये कि आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कहानी में किस तरह का माहौल चल रहा था। ठीक है, एक मसला ये भी है कि जनरली जितने भी इसके यूट्यूब के ऊपर लोग ख़ासतौर पर लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों की वीडियोस डाल रहे हैं, वो या तो सिर्फ आंसर्स डाल देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बच्चों को डायरेक्ट आंसर्स दे देना तो कोई अच्छी बात नहीं है। उनको चैप्टर समझाना चाहिए, चैप्टर समझ में आए वो फिर खुद आंसर्स को अटैम्प्ट करें। दूसरा ये कि अक्सर एक्सप्लेनेशन जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों की होती हैं वो सही नहीं होती, ये एक बड़ा मसला है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम उन लोगों को जो कि लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों की वीडियोस बना रहे हैं, तो बच्चे ना उन चीज़ों को देख के काफ़ी मिसगाइड हो रहे हैं और गलत मीनिंग समझ लेते हैं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इस पे ज़रा गौर किया जाए कि लिटरेचर से रिलेटेड कम अज़ कम जो चीज़ें हैं उनको हर कोई अटैम्प्ट ना करे लर्निंग वीडियोस बनाने के लिए, बल्कि एक जिसकी ग्रिप हो इतनी कि वो लिटरेचर पे बात कर सकता हो तो उसी को करना चाहिए। बहरहाल शुरू करते हैं। द रिवर बैंक, दरिया का किनारा। अब दरिया के किनारे जंगली हयात बहुत होती है, क्योंकि जंग दरिया एक बहता हुआ पानी का सोर्स है, जहाँ से फ्रेश वाटर आपको मिल जाता है पीने का पानी। तो बहुत से जानवर उसके साथ साथ आबाद हो जाते हैं, छोटे बड़े, कि आसानी से उनको पानी मुहैया हो जाता है। The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home. मोल क्या होती है? मोल को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मोल को हम कहते हैं जी छछूंदर। ठीक है, तो जितने भी जानवर इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे जानवर, बल्कि बहुत से बड़े जानवर भी जंगल के, वो क्या करते हैं कि जब बहुत सख्त सर्दी आती है तो वो अपने बिलों में, अपने घरों में, अपने गारों में छुप जाते हैं, घुस जाते हैं, और जो है वो अपना खाना वाना जमा करके रखते हैं, और सर्दियों को गुजारने के लिए गर्मियों में ही तैयारियां करते रहते हैं। और जब सख्त सर्दी आती है तो अपने घर को बंद करके, ताकि ठंडी हवा से महफूज रहें, सख्त सर्दी से महफूज रहें, और फिर अपना गुजारा उस बंद घर में करते हैं। बहुत से तो ऐसे भी जानवर हैं जो कि पूरी पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं, नहीं पूरा ऐसी ऐसी नींद सो जाते हैं कि फिर वो पूरी सर्दी गुजरने के बाद उठते हैं। हाइबरनेशन कहलाती है। तो बहरहाल ये एक ऐसी कैफियत दिखाई गई है कि जी सर्दियां ख़त्म हुई हैं, अब घरों को खोलने का वक्त आ गया है, बाहर का टाइम है, मौसम अच्छा हो गया है, अब जो है वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। तो उसी तरह से ये मोल यानी ये छछूंदर भी जो है वो अपने बिल में कहीं छोटा सा घर जो इनका था, तो उसकी सफाइयों में मसरूफ़ हैं।
द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। मोल काफ़ी छछूंदर काफ़ी मेहनत से काम करती रही या करता रहा, अभी तो बोलना चाहिए मिस्टर मोल है मेरे ख्याल से। ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह से ये काम चल रहा था। स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम, यस हिज, वो अपने घर की बाहर के मौसम के हवाले से सफाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों में सब कुछ बंद पड़ा था, तो गर्मियाँ आने का वक्त आना शुरू हो गया, तब सफाइयाँ शुरू हो गई। फर्स्ट विद ब्रूम्स, देन विद डस्टर्स, देन ऑन लेडर्स एंड स्टेप्स एंड चेयर्स, विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश। पहले तो उन्होंने झाड़ू इस्तेमाल की, और आमतौर पर ब्रूम कहते हैं डंडे वाली झाड़ू होती है ना, जो खड़े होकर जिससे सफाई की जाती है। हमारे यहाँ तो बैठ के साफ करने वाली झाड़ू होती है, वही ब्रूम कहलाता है। ठीक है। देन विद डस्टर्स, अच्छा पहले फर्श की झाड़ू लगाई, फिर डस्टर्स से डस्टिंग की, जो डस्टर्स की मदद से फर्नीचर वगैरह साफ़ किया जाता है। देन ऑन लेडर्स एंड स्टेप्स एंड चेयर्स, उसके बाद सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ कुछ कुर्सियाँ इस टाइप की चीज़ें उठा के लेके आए, ताकि ऊपर के हिस्से की सफाई की जा सके, दीवारों को ऊपर से, छत को ऊपर से साफ़ किया जा सके। और फिर साथ में विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश, साथ में फिर वो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, एक ब्रश इस्तेमाल किया और एक बाल्टी थी जो कि वाइट वॉश की बाल्टी थी। वाइट वॉश कहते हैं हमारे यहाँ तो चूने को कहते हैं, यानी ऐसा पेंट जो कि सस्ता होता है और उसको जो है वो पिछले पेंट पे ज़रा बेहतर बेहतर रंग आ जाए, उसका वापस से फ्रेश हो जाए, वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि ज़माना और जदीद होता जा रहा है, तो पहले के ज़माने में चूना ज़्यादा इस्तेमाल होता था घरों में पेंट की जगह, अब ज़रा पेंट इस्तेमाल करना सस्ता पड़ने लगा है, तो लोग पेंट ही वाइट वॉश के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो वाइट वॉश कहेंगे कि हर सीज़न में या हर साल के साल दीवारों पर हल्के फुल्के मैले निशान पड़ जाते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए एक हाथ फेर लिया जाता है पेंट का, वो जो पहले पेंट हुआ होता है उसी पेंट का एक हाथ फेर लिया जाता है, जो वाइट वॉश हो गया। तो वाइट वॉश का लफ्ज़ वाइट इसलिए निकला कि पुराने ज़माने में चूना होता था, चूने का कलर वाइट होता था, तो जब चूना फेरा जाता था तो दीवारें सफ़ेद हो जाती थी, तो वाइट वॉश इसलिए कहा जाता था इसको। तो एक बाल्टी में वाइट वॉश या चूना भर के वो और ब्रश लेके शुरू हो गया। टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट एंड आइज, उस वक्त तक काम करता रहा जब तक कि उसके गले में जो है और आंखों में जो है वो मिट्टी ना चली गई। एंड स्प्लैशेस ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर, और उसके काला जो फर था उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे, छींटे जो हैं वो उस चूने के पड़ गए जगह जगह उसकी खाल पे। एंड एन एकिंग बैक एंड वेरी आर्म्स, और एक दर्द करती हुई उसकी कमर और थके हुए हाथ, ये हाल हो गया उसका सफाइयाँ करते करते। ठीक है जी। तो ये जो बाहर आई थी, इसकी सफाइयाँ जो है बड़ी मेहनत तलब काम था, पूरा घर शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक साफ़ करना था, तो उससे जो उसकी कमर भी दुख गई थी, उसके हाथ भी थक गए थे। तो एकिंग कहते हैं दुखती हुई, वेरी कहते हैं थके हुए। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, और जो बाहर का मौसम था ना वो फैलता चला जा रहा था ऊपर मौजूद हवा में, और नीचे यहाँ तक कि जो नीचे ज़मीन उसके नीचे थी उसमें, और अराउंड हिम और उसके चारों तरफ। अब बाहर का मौसम कैसे फैलता है, सबसे पहले तो सर्दी ख़त्म होता शुरू होती है, ठंड के होने का असर ख़त्म होना शुरू हो जाए तो एक आपको एक प्लेजेंट फीलिंग महसूस होना शुरू होती है, आपका दिल चाहता है आप बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से बाहर की खुशबू साथ में आती है, तो वो जहाँ जहाँ बाहर फैलती चली जाती है, बाहर का मौसम आता जाता है, वहाँ वहाँ मौसम में खुशबू, ताजगी, फरहत का एहसास होता चला जाता है। penetrating even his dark and lowly little house, और उस बाहर के मौसम ने पेनिट्रेट कर दिया था, यानी घुस आया था, वो बाहर का मौसम घुस आया था उसके छोटे से घर में भी। अच्छा, डार्क क्यों होता है मोल, वैसे मोल के घर डार्क क्यों होते हैं, मोल वैसे ही कम दिखती है, छछूंदर को कम दिखता है, तो उनके घर बिल जो होते हैं उनके नीचे ज़मीन के अंदर वो अंधेरे में होते हैं, और उसमें जो है वो हवा भी कम आती है, रोशनी भी कम आती है। अच्छा, लोली का मतलब यहाँ पे क्या है, लोली कहते हैं किसी चीज़ को जो कम कीमत हो, कम दर्जे की हो, थोड़ी सस्ती सी हो, थोड़ी हल्की सी हो। तो चूँकि मोल एक छोटा सा जानवर है और चूहों में भी छोटा है, मतलब चूहे रैट्स वगैरह जो होते हैं वो निस्बतन और थोड़े से बड़े होते हैं और ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। चचूंदर बेचारी मासूम सी होती है, छोटी सी होती है, दिखता साफ है नहीं उसको, तो वो हार्मलेस निस्बतन होती है, तो इसलिए उसको लोली यानी थोड़ा नीच सा, घटिया सा, बेचारा सा ऐसा दिखाया।
तो यहाँ तक कि बाहर का मौसम उसके छोटे से बेकार से घर तक भी पहुँच गया। यानी उसकी खुशबू, उसके एहसासात, और इवन वो ऊपर से आने वाली आवाज़ें। घर ज़मीन के नीचे था तो ज़मीन के ऊपर जो चहलकदमी शुरू हो गई होगी, भाग दौड़ शुरू हो गई होगी, तो वो आवाज़ें आना शुरू हो गई होंगी। तो वो इसके घर तक भी आना शुरू हो गई। He suddenly flung down his brush on the floor, said, "Brother, oh, blow," and also hang spring cleaning, and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. बिलाखिरकार अचानक उसने फ्लंग डाउन उठा के फेंक दिया। तो क्या चीज़? ब्रश। जिस जिस ब्रश से वो सफाइयाँ कर रहा था उसको उछाल के फेंक दिया ज़मीन पर, और कहने लगा, अरे भाई, अरे यार, बस बस करो, अब बहुत हो गया। और साथ ही उसने कहा, जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए, ये स्प्रिंग की क्लीनिंग, ये बाहर की जो सफाई है ना, ये भाड़ में जाए। और वो भागता हुआ बोल्टेड आउट ऑफ द हाउस विदाउट इवन वेटिंग टू पुट ऑन हिज कोट। और इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि वो अपना कोट भी पहने, इतना भी इंतज़ार नहीं किया उसने कि सफाई वफाई करके हाथ पांव गंदे हो रहे थे, तो निशान थे पेंट के पड़े हुए, तो उन सबको देखे बगैर बस वो भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। तो ये क्या कह रहा है जी? हुआ क्या है कि काम करते करते इतना थक गया है, और बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, खेलने की, कूदने की, बच्चों के चीखने चिल्लाने की, एंजॉय करने की। अब वो इधर से आप आवाज़ें सुन रहे हैं मज़े करने की लोगों के, और खुशबुएं आ रही हैं बाहर की, और चहलकदमी की एहसासात हो रहे हैं, और इधर आप सफाइयों में लगे हुए हैं। तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसने फिर वो अपना ब्रश वगैरह उठा के फेंका और कहा कि अब ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं अपने आप से बात करते हुए। तो हमारे यहाँ यूँ कहा जाता है, अरे यार, बस अब बहुत हुआ। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेटिव है, ब्रदर, ओ ब्लो, अरे बस बस हो गया, बहुत हो गया। और हैंग स्प्रिंग क्लीनिंग, अरे लटका दो। अब लटकाने का ये हमारे यहाँ लटकाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे यूज़ करते हैं कि भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए ये सफाई वफाई का काम। और वो भागता हुआ निकल गया। बोल्टेड का मतलब तेजी से निकल जाना। ठीक है, समथिंग above was calling him and he made for the steep little tunnel. टनल वो सुरंग होती है, ज़ाहिर है अगर ज़मीन के नीचे सुराख का कोई घर बनाएगा तो उस तक जाने के लिए जो रास्ता होगा वो एक सुरंग सा होगा। तो वो स्टीप कहते हैं जो चढ़ाई जिसकी ज़्यादा हो। तो एक चढ़ाई पे चढ़ के एक सुरंग थी, उस पे चलता हुआ तेजी से वो उस रास्ते को निकला, और उसको लगा कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। एक्चुअली कोई आवाज़ दे नहीं रहा था, बल्कि एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे बुला रहे हैं। तो बुला नहीं रहे होते, लेकिन अंदर से एहसास हो रहा होता है ना कि बस अब वो बुला रहे हैं आपको। तो उसको लगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है, मेरा वक्त आ गया बाहर जाने का। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये जो जानवर होते हैं ये सर्दियों में अपने घरों को बंद करने के लिए सारे रास्ते भी बंद कर देते हैं। तो अगर ये अपने बिल में जाके बंद हो गए होंगे तो बिल का रास्ता भी उन्होंने मिट्टी विट्टी डाल के बंद कर दिया होगा। तो वापस बाहर निकलने के लिए उसको खोदना भी पड़ेगा। तो अब खोदने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, और इन सारे ही अल्फाज का मतलब जो है वो है खोदना। मुख्तलिफ अंदाज से इन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया ताकि इंटेंसिटी का इजहार हो कि कितनी जल्दी थी, कितनी इसको जल्दी थी बाहर निकलने की। So he scraped and scratched and scrabbled and scrooged, and then he scrooged again and scrabbled and scratched and scrapped, working busily with his little paws and muttering to himself, "Up we go, up we go." तो उसने जो है वो खोदा। अभी सबको मैं खोदने में ही ट्रांसलेट करूँगा। अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको सबके मिलेंगे। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से खोदने का तरीका है। तो इन्होंने खोदा यहाँ तक के, और ये गाता जा रहा था कि अब हम ऊपर जाने वाले हैं, अब हम ऊपर जाने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, ऊपर जाने वाले हैं। टिल एट लास्ट पॉप, यहाँ तक कि आखिरकार एक पॉप की सी आवाज़ आई। यानी जब आखिरी जो जगह बच गई थी वो खुल गई, रास्ता खुल गया सामने आने का। हिज स्नाउट केम आउट इनटू द सनलाइट, और उसकी जो थूथनी थी, जो नाक का हिस्सा होता है ना जानवरों की, ख़ास तौर पे जो छछूंदर होती है उसकी जो नाक काफ़ी आगे निकली हुई होती है, तो वो उसकी नाक जो है वो बाहर धूप में निकली। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इनटू वार्म ग्रास ऑफ अ ग्रेट मेडो। और उसने अपने आप को पाया कि वो कलाबाजियाँ खा रहा था गोल गोल लेट के, जो है वो गरम गरम घास में एक बहुत बड़े से चरागाह की। उसने अपने आप को पाया, क्या मतलब? ये एक अंदाज़ है बात करने का कि एक्चुअली वो ऐसा कर रहा था।
तो जब उसने वो आखिरकार सुराख इतना बड़ा हुआ कि बाहर निकल सकता था, तो वो निकल आया बाहर, और धूप में, गर्मी में, और जानवरों को तो गर्मी पसंद होती है और सर्दी से जो है वो बचते हैं, तो वो गर्मी में बड़ी खुशी से जो है वो बाहर कलाबाजियाँ खाने लगा। उसको बहुत मज़ा आ रहा था उसको, एक बहुत बड़ी सी चरागाह में, ग्रीन गार्डन कह लें, ग्रीन बाग कह लें, एक हरा जंगल कह लें। ठीक है जी। दिस इज़ फाइन, ही सेड टू हिमसेल्फ, कितना अच्छा है ये सब, कितना अच्छा है। दिस इज़ बेटर देन वाइट वॉशिंग, ये तो सफाइयाँ करने से तो बहुत ही बेहतर है। सफाइयाँ करने, पेंट करने, ये सारे काम करने से तो बहुत बेहतर है कि मैं यहीं आ जाऊँ। द सनशाइन स्टक हॉट ऑन हिज फर, सॉफ्ट ब्रीजेस caressed his heated brow। जो धूप थी वो उसके जो खाल थी या उसका जो फर था, उसका जो ऊन था, उसको गर्म कर रही थी। अब जानवर जो कि सख्त सर्दी से बाहर आए हैं, उसको तो गर्मी की तपिश बहुत अच्छी महसूस हो रही होगी। और हल्की हल्की हवा जो है वो छू के गुजर रही थी उसकी गर्म पेशानी को। अच्छा, ब्रो जो है वो तो है भवें, तो भवों को जब जिक्र करते हैं तो आपके पेशानी की ही बात कर रहे होते हैं। तो उसके माथे को जो है वो ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की हवा जो है वो उसके माथे को छू के गुजर रही थी। करेस कहते हैं किसी चीज़ को सॉफ्टली प्यार करना, प्यार से सहलाना। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि हवा मेरे माथे को प्यार से सहला रही है। Jumping off all his four legs at once, in the joy of living and the delight of spring without its cleaning, he pursued his way across the meadow till he reached the hedge on the further side. अब वो पूरा रोलिंग शोलिंग कर ली उन्होंने, खूब कलाबाने खा ली, उसके बाद जो है वो एक साथ अचानक से उछल के वो खड़े हुए, चारों पाँवों से एक साथ उछले, तो एक ज़मीन पे एकदम से फुदक, जिसको फुदकना कहते हैं ना, जंपिंग ऑफ ऑल हिज फोर लेग्स एट वंस, तो यानी फुदक गए वो चारों टांगों पे एक साथ। और इतनी खुशी थी उनको इस बात की, उस खुशी में भुद के थे, किस खुशी में, इन द जॉय ऑफ लिविंग, इस ज़िंदगी की ज़िंदा रहने के मज़े में ना, ये ज़िंदगी का जो मज़ा आ रहा था इनको, कितनी कितनी खुशगवार ज़िंदगी है, कितना मज़ा आ रहा है। एंड द डिलाइट ऑफ स्प्रिंग विदाउट इट्स क्लीनिंग, और सफाइयाँ वफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और इस बहार का मज़ा वैसे ही उठा रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, है ना। ऐसे बच्चे होते हैं, इनको कोई काम दे दिया जाता है, वो काम से फरार करके जो है वो किसी पिकनिक पे निकल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है उनको, तो कुछ ऐसी सी कैफियत थी। तो उसके बाद वो भागा, वहाँ से निकला, ही परस्यूड हिज वे, और उसने तलाश करना शुरू किया या निकला एक रास्ते की तरफ। परस्यू कहते हैं किसी खास डायरेक्शन में जाना, किसी किसी चीज़ को पाने के लिए किसी एक ख़ास रुख पे सफ़र करना। एक्चुअली उसके जहन में एक जगह है जहाँ वो जाना चाहता है, उसके जहन में एक बात आई है कि अरे वहाँ जाके देखता हूँ, तो वो आगे आके पता चलेगी। तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो उसने चलना शुरू किया उस मैदान में, उस चरागाह में, और उसको पूरा क्रॉस कर लिया, यहाँ तक कि वो उसकी बाउंड्री तक पहुँच गया। हेज बाढ़ कह लें, पौधों की बाढ़ बनी हुई होती है नेचुरली, ज़ाहिर है ये एक उन्होंने मिक्स सी इन्वायरमेंट बनाई है जहाँ जानवर बातें भी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुदरती बाढ़ बनी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जानवरों ने खुद से बनाई हो उस खूबसूरती के लिए या हिफाजत के लिए। तो एक बाढ़ सी बनी हुई थी, वहाँ तक पहुँच गया, इस पूरे मैडो को क्रॉस करके वो बिल्कुल उसके दूसरे कोने की तरफ, ऑन द फर्दर साइड, उसके दूसरे कोने की तरफ, उसके आखिरी या दूसरे कोने की तरफ। ठीक है। होल्ड अप सैड एन एल्डरली रैबिट एट द गैप। अब यहाँ पे जो बाढ़ थी, बाढ़ के बीच में एक थोड़ा सा रास्ता था उस बाढ़ को क्रॉस करने का। वहाँ पे एक बड़े मियाँ से रैबिट खड़े थे, और उन्होंने जो है वो आवाज़ लगाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 6 पेंस फॉर द प्रिविलेज ऑफ पासिंग। अगर यहाँ से गुजरना है तो मुझे 6 पेंस दे के जाना पड़ेगा। प्रिविलेज ऑफ पासिंग कहते हैं गुजरने की इजाज़त। वैसे तो प्रिविलेज कहते हैं कोई किसी को हम ये कहते हैं कि इट वाज अ प्रिविलेज टू डू समथिंग, ये मुझे एजाज़ हासिल हुआ ये करने का। तो वैसे तो प्रिविलेज एजाज़ के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमनली ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एज अ प्रिविलेज ऑफ पासिंग, यहाँ से गुजरने का आपको मौका जो मिलेगा, उस मौका मिलने के आप पैसे देंगे। अच्छा जी, यहाँ से गुजरना है तो भाई पैसे दे के जाने पड़ेंगे 6 पेंस। अब 6 पेंस जो है वो आप समझ लें, 6 रुपये समझ लें, चलें आसानी के लिए। बाय द प्राइवेट रोड, ये प्राइवेट रोड है। प्राइवेट रोड क्या होती है? ये कहीं कहीं किसी किसी इलाके के अंदर कुछ इलाके के लोग मिल के अपनी मदद आप के तहत एक सड़क को पक्का कर लेते हैं। ख़ासतौर पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि
एक इलाका है वहाँ पे अंदर कच्ची सड़क जा रही है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सड़क को पक्का कर सके, तो लोग गवर्नमेंट से इजाज़त ले लेते हैं कि जी हम अपनी सड़क बना लेते हैं यहाँ पे ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, और आप बस ऐसा कर दीजिएगा कि हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि यहाँ से गुजरने वालों से हम 5-5 रुपये 10-10 रुपये ले लें, ताकि हमें आहिस्ता आहिस्ता सड़क के बनाने की कीमत जो है वो पूरी पड़ जाए। तो यूँ प्राइवेट रोड्स के ऊपर जो है वो टोल लगाया जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि जी प्राइवेट रोड बनी हुई है, यहाँ के इससे गुजरने के पैसे दो। अब वल्ला वाला वो प्राइवेट रोड थी या ये ज़बरदस्ती भत्ता मांग रहे थे। ज़बरदस्ती होता है ना, बाज़ जगहों पे खड़े हो गए, नहीं भाई ये तो प्राइवेट ही है, हालांकि है नहीं प्राइवेट, लेकिन बस ज़बरदस्ती पैसे लेने के लिए खड़े हो गए। तो मुझे तो यूँ ही मालूम होता है कि वो ज़बरदस्ती वहाँ खड़े हो गए थे, उन्होंने खुद तो नहीं बनाई थी वो जगह, गुजरने की एक जगह थी उस बाढ़ के बीच में से। तो फिर क्या हुआ, ही वॉज बाउल्ड ओवर इन एन इंस्टेंट बाई द इम्पेशेंट मोल। वो एक ही लम्हा गुजरा था कि वो जो इम्पेशेंट मोल था, इम्पेशेंट कहते हैं एक ऐसे शख्स को जिससे सब्र ना हो रहा हो, तो वो बेसब्रा सा जो मोल था वो ऐसी तेज़ी से वहाँ से गुजरा कि वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। ये अगर आप लोग क्रिकेट को जानते हैं तो क्रिकेट में होता है ना बाउलिंग, और तो किसी को ऐसे नॉक डाउन कर देना अपनी तेज रफ्तारी से कि वो लड़खड़ा के गिर ही जाए, किसी के पास से ऐसे तेज़ी से गुजरना जो कि वो उस तेज़ी की वजह से लड़खड़ा के गिर जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने धक्का ही लगाया हो, धक्का मारना ज़रूरी नहीं है, आपकी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो एकदम से लड़खड़ाया हो और लड़खड़ा के गिर गया हो। तो वो पीछे हट गए जी, लड़खड़ा गए, और वो जो मोल था वो ट्रॉटेड अलोंग द साइड ऑफ द हैज। वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ, वो अपनी अपने मज़े में झूमता हुआ आ रहा था पीछे से, और उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं, बल्कि अपने मज़े में झूमता हुआ चलता चला गया आगे, अलोंग द साइड ऑफ द हैज, उस हैज के साइड यानी साथ साथ चलता हुआ। chaffing the other rabbits as they peeped hurriedly from their holes to see what the row was about। और वो चढ़ा रहा था उनको, जो दूसरे खरगोश थे, एज दे पीप्ड हरीडली, जबकि जल्दी जल्दी वो आए देखने के लिए कि क्या चल रहा है। पीप का मतलब झांक झांक के देख रहे थे, फ्रॉम देयर होज, अपने जो उनके छोटे छोटे सुराख थे, अपने बिल थे जिन बिलों में वो रहते थे, टू सी व्हाट द रो वाज अबाउट, कि वो देखें कि ये चक्कर चल क्या रहा है, ये झगड़ा किस बात का है। यहाँ पे रो जो है वो झगड़े के तौर पे आएगी, झगड़ा या बहस तकरार, किस बात की बहस हो रही है। तो ये देखने के लिए कि क्या चल रहा था वो क्योंकि ये यकीनन कोई रोज़ाना का मामूल रहता होगा कि वो बड़े मियाँ खड़े होकर वहाँ लोगों से पैसे मांगते होंगे, लोग उनको पैसे कभी देते होंगे, कभी अक्सर नहीं देते होंगे, फिर एक शोर शराबा होता होगा, वो शोर शराबा देखने के लिए सब जमा हो जाते होंगे। ये तो हम लोगों की आदत होती है ना कि जहाँ शोर शराबा हुआ सब झांकना शुरू हो जाते हैं, भी देखो तो क्या हुआ। तो वो झांक रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इधर इसने कहा अनियन सॉस, ही रिमार्क्ड jeeringly and was gone before they could think of a thoroughly satisfactory reply। तो उनको चिढ़ाने के लिए ना उसने उनको ऑनियन सॉस कह के निकल गया। रिमार्क्ड जेयरिंगली, उनको चिढ़ाने के लिए एक तंज़िया अंदाज में उसने कहा, और इससे पहले कि वो सोच सकते होते कोई मुनासिब सा इत्मीनान बख्श जवाब जिससे उनके दिल को इत्मीनान हो सकता होता कि इसने हमें चिढ़ाया तो हम भी इसको कोई चिढ़ाने वाली ज़बरदस्त बात करें, इससे पहले कि वो कोई ऐसी बात सोच सकते होते, वो वहाँ से जा चुका था। ठीक है जी। तो ये ऑनियन सॉस पुराने ज़माने में, चूँकि आज से 100 साल पहले लिखी गई है, तो उस ज़माने में किसी को छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब यूँ समझ लें, बेकार, बकवास, फजूल, तुम लोग फजूल हो, बिल्कुल बेकार हो, ये बात कहने का एक अंदाज़ है। या थोड़ा सा इससे और थोड़ी सी हार्श हो जाए तो थोड़ी सी बदतमीज़ी के इस अंदाज में उनको चिढ़ाते हुए ये वहाँ से आगे बढ़ा, और इससे पहले कि वो लोग जवाब में कुछ और उसको कह सकते होते, तो वो वहाँ से जा चुका था। देन दे ऑल स्टार्टेड ग्रम्बलिंग एट ईच अदर। अच्छा, खरगोश के बच्चे होते बहुत सारे, तो जब स्प्रिंग सीज़न है तो हम ये इमेजिन करें कि खरगोश के बच्चे बहुत सारे जमा हो गए होंगे वहाँ पे। जब बहुत सारे लोग खड़े होकर बातें करेंगे तो किसी की कान पड़ी बात समझ में नहीं आ रही होगी कौन क्या कह रहा है। How stupid you are! Why didn't you tell him? Well, why didn't you say? You might have reminded him. You might have reminded him. Why don't you say? Why don't you say? तो अब वो सब एक दूसरे को जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने उसको क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं जवाब दिया, कि ज़बरदस्त उसको जवाब देते हमें ऑनियन सॉस कह के चला गया, और फिर तुमने क्यों नहीं जवाब दिया, तुम ही कुछ कह देते, नहीं तुम्हें कुछ मुझे याद दिलाना चाहिए था, मैं उसको ये कहता। तो एक दूसरे को ये बहुत सारे खरगोश हैं जो एक दूसरे को इस तरह से इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तुमको बोलना चाहिए था, नहीं तुमको बोलना चाहिए था, नहीं तुम उसको जवाब देते, अरे इतना ज़बरदस्त जवाब मेरे जहन में आया था, मुझे याद तो दिलाते, मैं उसको ऐसा जवाब देता। बस वो आपस की बहसों में लग गए।
एंड सो ऑन, और इसी तरह की और बातें इन द यूजुअल वे, और आमतौर पर इसका मतलब है ऐसा ही होता था. बट ऑफ कोर्स इट वाज देन मच टू लेट, एज इज ऑलवेज द केस. लेकिन अब चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, हमेशा की तरह, जैसा कि हमेशा इस मामले में होता था. यानी इसका मतलब यही हुआ कि अक्सर लोग पैसे दिए बगैर चले आते थे, कुछ ना कुछ इनको चढ़ा के जाते थे, कुछ भूल के जाते थे, और इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता था. अभी एक दूसरे को बोलते रहते थे, तुमने क्यों नहीं याद दिलाया, तुमने क्यों नहीं याद दिलाया, तुमने क्यों नहीं बोला. ठीक है. तो आमतौर पर ऐसा होता था, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब बहुत देर हो गई थी, जैसा कि अक्सर होता ही था. इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू. इतना खूबसूरत था कि सच यकीन नहीं आ रहा था. थिंग्स बीइंग टू गुड टू बी ट्रू का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इतनी ज़बरदस्त हो कि यकीन ना आए कि ये सच है. टू गुड टू बी ट्रू, सच होने के लिए बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि सच होने का गुमान नहीं हो पा रहा हो. ठीक है. तो इतना इतनी अच्छी चीज़ें थी, इतना मज़ा आ रहा था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि यकीन नहीं आ रहा था. हम उर्दू में यूँ बात करते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था. Hither and thither through the meadows he rambles busily. इधर उधर पूरे चरागाह में वो बड़े ही मज़े से घूमता फिर रहा था, खूब मसरूफ़ था अपने इस सफ़र में, इस enjoyment में. Along the hedgerows, finding everywhere birds building, flowers budding, leaves thrusting, everything happy. तो उस बाढ़ के साथ साथ वो हर तरफ यही महसूस कर रहा था, उसको हर तरफ यही मिल रहा था कि परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले बना रहे हैं, फूल जो हैं वो खिल रहे हैं, पत्तियों की कोंपलें फट रही हैं. थ्रस्टिंग किसी चीज़ में से बाहर निकल आना ना, किसी चीज़ को धक्का दे के बाहर आना. तो ज़ाहिर है बर्फ़ जमी होती है सर्दियों में, बर्फ़ पिघल चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता शाखों में से पत्तियां जो हैं फूट के बाहर आ रही हैं. एंड एवरीथिंग हैप्पी, और सभी कुछ, हर कोई बहुत खुश है. तो यहाँ वहाँ पूरे ही उस मैदान में, उस चरागाह में वो मटर गश्त करता रहा, बड़े ही मसरूफ़ रहा अपने मटर गश्त में, और पूरी बाढ़ के साथ साथ घूमता रहा, और हर तरफ उसको खुशियाँ नज़र आईं. ही थॉट हिज हैप्पीनेस वॉज कंप्लीट. उसको लगा कि अब मेरी खुशी मुकम्मल हो गई, मतलब जितना मैं खुश हो सकता था उतना खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, मतलब इससे ज़्यादा और क्या मज़ा होगा, ऐसा सोचना शुरू किया. When, as he meandered aimlessly along, suddenly he stood by the edge of a full-fed river. इसी खुशी में जब वो इधर ऐसे ही बेध्यानी में चलता हुआ जा रहा था, बगैर सोचे समझे, किसी ऐसे रास्ते पे जो गोल गोल सीधा सीधा ना जा रहा हो, इधर उधर अपना पगडंडी, जिसको आप कहते हैं ना, पगडंडियाँ चलती चली जा रही हूँ लहराती हुई, उन पे बेख्याली में, एमलेसली बेख्याली में वो चलता जा रहा था कि अचानक ही वो सामने आके खड़ा हो गया एक ऐसी जगह पे जो कि किनारा था एक पूरी रफ्तार से बहते हुए दरिया का. अच्छा, दरिया जो होते हैं वैसे भी होते हैं कि खुश्क पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल पतली सी उसमें लकीर पानी की बह रही है, तो वो उसको देखने में कोई खूबसूरती महसूस नहीं होती. लेकिन जब दरिया अपने पूरे फ्लो में बह रहा होता है, पूरी रवानी से बह रहा होता है, तो उसको देख के मज़ा आता है. तो जब वो उसने देखा तो एक्चुअली हुआ यूँ कि उसने ये पहली दफ़ा देखा. उसने इससे पहले इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कभी दरिया तक नहीं गया, हालांकि घर उतना दूर नहीं था दरिया से, लेकिन अपनी ज़िंदगी, गालिबन बहुत लंबी ज़िंदगी पीछे हुई होगी नहीं, इतनी बड़ी उम्र इसकी होगी नहीं. दूसरे ये कि बाज़ औक़ात होता है कि आप बाज़ इलाकों को कभी नहीं देख रहे होते हैं, हालांकि वो आपके घर के करीब ही होते हैं. तो नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन अ रिवर बिफोर. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी दरिया नहीं देखा था. All was glints and gleams and sparkles and rustle and swirl and chatter and bubble. अच्छा, अब ये पुराने ज़माने में जब कहानियाँ लिखते थे ना, अब आजकल के बच्चों को तो थोड़ी फास्ट पेस्ड कहानियों की आदत हो गई है कि एक्शन हो उसमें, ज़बरदस्त जल्दी जल्दी चीज़ें मूव करें, कहानी तेज़ी से आगे बढ़े. ऐसा करते हैं ना तो कहानी तो बड़ी मज़े की होती है, लेकिन जो किरदार होते हैं उनके बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनकी सोचों के बारे में आपके जहन में बहुत अच्छा खाका नहीं बन पाता. तो पुराने ज़माने में जब कहानियाँ लिखी जाती थी तो इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, इसको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन,
कि किरदार कैसे थे, माहौल कैसा था, सिचुएशन क्या थी, इर्द गिर्द क्या चल रहा था, जब आप वो अच्छी तरह से इमेजिन कर लेते हैं तो फिर आप कहानी में डूब जाते हैं, फिर आपको कहानी में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है, थोड़ा वक्त लगता है, कहानी अभी आगे नहीं बढ़ रही, बस इर्द गिर्द के माहौल का ही तस्करा चले चले जा रहा है। तो हमारे आजकल बहुत से बच्चे इस बात की वजह से बहुत सी क्लासिक लिटरेचर छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते, शुरू के 8-10 पेज पढ़ के ही कहते हैं बोरिंग लग रही है, कुछ कहानी में चल ही नहीं रहा। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा वेट करें और वो शुरू के 4-5 चैप्टर्स हो जाने दें, उसके बाद असल कहानी शुरू होनी होती है। उससे पहले पहले वो क्या करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं, सिचुएशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, आपको ऐसा ऐसा क्लाइमेक्स की तरफ ले जा रहे होते हैं, ताकि कि आप जब कहानी के अंदर उतरें तो आपको अच्छी तरह से पता हो कि कौन क्या था, वो कैसा सोच रहा था, वो ऐसा क्यों सोचता था, उसके गिर्द क्या माहौल चल रहा था। ठीक है। और ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी कि फिर जो जिस चीज़ की खूबसूरती को और मज़े को ज़्यादा डिस्क्राइब करना होता था तो उसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अल्फाज पेश किए जाते थे, ताकि इसका अंदाज़ा करवाया जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। जैसे पीछे उसने खोदा था ना, तो खोदने के लिए कितने सारे अल्फाज यूज़ किए उन्होंने। तो इसी तरह से यहाँ दरिया उसको इतना खूबसूरत लग रहा था, तो उसके लिए जो अल्फाज आए वो बहुत सारे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिंट्स एंड ग्लीम्स एंड स्पार्कल्स, ये सब एक ही मतलब रखते हैं, करीब करीब चमकने की तरफ उनका इशारा है। तो जाहिर है जब दोपहर के वक्त आप दरिया के किनारे पहुंचेंगे और बहता हुआ दरिया है, तो उस पे जो सनलाइट पड़ रही होगी उसकी वजह से दरिया चमक रहा होगा, उस पे सूरज की रोशनी पड़ पड़ के जो है वो चारों तरफ बिखर रही होगी। तो बिल्कुल मोतियों की तरह से, हीरों की तरह से उसमें रोशनी जो है वो चमक चमक के इधर से उधर बिखर रही होगी। ठीक है। तो ये सारे ही अल्फाज एक जैसे मायनों के हैं। ग्लिंट भी का भी यही मतलब है, ग्लीम का भी ऑलमोस्ट वही मतलब है, स्पार्कल्स का भी वही मतलब है, चमक। ठीक है। तो चमक रहा था, रोशनी की वजह से रोशनी उस पर मुनकिस हो रही थी। और जनाब उसके बहने को उन्होंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है कि बह कैसे रहा था, जैसे कि रसल एंड स्विर्ल एंड चैटर एंड बबल, सरसराता हुआ, झूमता हुआ। सरसराना किसे कहते हैं कि कोई चीज़, आप यूँ समझ लें कि इन्होंने दरिया को ऐसा महसूस करवाया है जैसे कि कोई लिविंग बीइंग हो बहुत बड़ा सा, और वो रेंगता हुआ जा रहा हो। ठीक है। जैसे कि कोई कोई अज्जा हो जो कि चलता हुआ जा रहा हो, उसके चलने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, ज़मीन पे कोई चीज़ रगड़ती है, कोई पत्ते ज़मीन पे मूव करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन पे स्क्रैच करती हुई जाती है, तो उसकी जो चलने की ऐसी आवाज़ होती है, तो उसको आप रसल कहते हैं। तो वो सरसराता हुआ और झूमता हुआ, घूमता हुआ, स्विर्ल, क्योंकि वो एक किनारे से टकराता है पानी, फिर घूमता है, फिर दूसरे किनारे से टकराता है, फिर घूमता है, और गोया जैसे कि बातें कर रहा हो, और जनाब बुलबुलें उड़ाता हुआ। तो देख के ही ये तो मबहूत रह गया, बिल्कुल हैरान हैरत ज़दा रह गया, बिल्कुल ये तो क्या चीज़ है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। द मोल वॉज bewitched, entranced एंड fascinated। अब देखें फिर वही इस कैफियत को एक्सप्लेन करने के लिए 3 सिमिलर वर्ड्स दिए। bewitched का मतलब जैसे कि उसको सहर तारी हो गया हो, जादू हो गया हो, जैसे कि उसके ऊपर, जैसे किसी ने कि उसके ऊपर सहर कर दिया हो। बहुत ही ज़्यादा मबहूत रह जाना, बहुत ही हैरान रह जाना, किसी चीज़ को देखकर ऐसा महसूस करना कि ओ हो, ये चीज़, इस चीज़ ने तो मुझे अपनी तरफ ऐसा माइल कर लिया कि अब किसी और चीज़ को देखने का दिल ही नहीं चाह रहा। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मतलब इसमें मौजूद हैं। एग्जैक्टली एक एक लफ्ज़ का मतलब मैं इसलिए नहीं जाता डिटेल में कि वो कहानी का जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा टूट जाता है, और सेंस को ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में जाऊँ या डेप्थ में जाऊँ। बाकी वर्ड के मीनिंग तो आप डिक्शनरी से देख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे कि जादू या सहर हो गया उसको, इतना ज़्यादा वो इस पूरे माहौल या इस पूरे दरिया को देख के उसके अंदर जज्ब हो गया उस कैफियत में। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड एज वन ट्रॉट्स, और फिर दरिया के साथ साथ वो अपना ट्रॉट करता हुआ चला गया, जैसे कि ट्रॉट किया जाता है। अब ट्रॉट क्या होता है, ट्रॉटिंग जो होती है वो नॉर्मली घोड़े के लिए रेफर किया जाता है। घोड़े की एक चाल होती है, घोड़े की मुख्तलिफ चालें होती हैं, जिसमें घोड़ा आराम आराम से चल रहा होता है, फिर दरमियानी चाल होती है इसमें पुदक पुदक के चल रहा होता है, फिर एक तेज़ रफ्तार चाल होती है इसमें कोई दौड़ रहा होता है, स्प्रिंट कर रहा होता है। तो जो दरमियानी चाल होती है ना, मज़े में इंजॉय करते हुए फुदक फुदक के, तो घोड़े के मायनों में उसको ट्रॉट कहा जाता है। तो ये भी जानवर है, तो उसको भी हम उसी सेंस में लेके फुदक फुदक के बड़े मज़े से सुकून से इंजॉय करता हुआ वो अपना चलता हुआ चला जा रहा था। एंड when tired at last he sat on the bank,
और जब आखिरकार वो थक गया तो वो दरिया के किनारे पे बैठ गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? देखिए माहौल कैसे खींचा जा रहा है ना, ये पुरानी कहानियों का खासा था। As he sat on the grass and looked across the river, a dark hole in the bank opposite, just above the water's edge, caught his eye. जब वो बैठ गया वहां घास पे और उसने दरिया के पार देखा, तो एक काला सा सुराख सा ऐसा महसूस हुआ, जैसे कि जो दूसरी तरफ दरिया का किनारा है वहाँ मौजूद है, और पानी की सतह के जस्ट ऊपर है, वाटर्स एज, पानी का जहाँ पे जो पानी की सतह है उसके जस्ट ऊपर वो सुराख सा महसूस हुआ। कॉट हिज आई, उसकी आंख ने देखा, यानी उसको नजर आया। कॉट हिज आई का मतलब ये होगा कि इत्तेफाक से दिख गया। ठीक है। एज ही गेज, जब उसने गौर से देखा, समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल सीम टू ट्विंकल डाउन इन द हार्ट ऑफ इट। उस काली सी चीज के बिल्कुल बीच में, हार्ट ऑफ इट, उसके बिल्कुल बीच में कोई, यहाँ पे दिल, हार्ट का मतलब दिल होता है, लेकिन किसी चीज का दिल का मतलब है कि वो उस चीज के बीच में है। जब उसने घूर के देखा, गौर से देखा, तो कोई चीज थोड़ी चमकदार सी और छोटी सी ऐसा चमक रही थी बिल्कुल उसके बीच में। और वो ट्विंकल का मतलब ये होता है कि चमकना, ऑन एंड ऑफ होता है ना ट्विंकल में, चमकता है फिर गायब होता है फिर चमकता है, तो जिसको दमकना चमकना कहते हैं। तो वैनिश देन ट्विंकल वंस मोर लाइक अ टाइनी स्टार, तो वो चमक रही थी फिर गायब हो रही थी, फिर दोबारा एक दफा चमक रही थी जैसे कि एक छोटा सा सितारा हो। बट इट कुड हार्डली बी अ स्टार इन सच एन अनलाइकली सिचुएशन। लेकिन ये तो सितारा नहीं हो सकता है ऐसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मौके पे जिसको कि जहाँ पे गुमान भी नहीं है सितारे के होने का। तो हार्डली बी है स्टार, सितारा हो नहीं सकता, लेकिन ये सितारा हो नहीं सकता। हार्डली बी है स्टार का यहाँ पे मतलब है ये सितारा हो नहीं सके, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सितारा हो। इतनी अनलाइकली सिचुएशन में, यानी इतनी ऐसी जगह जहाँ पे कि उसको होना नहीं है। अनलाइकली कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो होने का तवक्को नहीं होती, गैर मुतवक्के, करीबन करीबन नामुमकिन के करीब, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो। तो ऐसी मुश्किल सी सूरत हाल में, इस तरह की सूरत हाल में जहाँ सितारे तो यहाँ नहीं होते। एंड इट वॉज टू ग्लिटरिंग एंड स्मॉल फॉर अ ग्लोइंग वर्म, और ये बहुत ज़्यादा चमक भी रहा था और छोटा सा भी था, कि ये कोई ग्लो वर्म होता, कोई वो जो चमकने वाला कीड़ा होता है वो होता, तो ये वो भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोशन था, वो उतना रोशन नहीं होता। देन एज ही लुक्ड, इट विंक्ड एट हिम। उसने गौर से देखा तो उस रोशनी ने उसको आंख मारी। A small face began gradually to grow up around it, like a frame round a picture. और फिर उस गौर से वो देखता रहा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा जो है वो उसके चारों तरफ बनना शुरू हुआ। तो एक्चुअली वो क्या चीज़ थी, वो जो रोशन रोशन सा उसको नज़र आ रहा था वो एक आँख थी किसी की। तो दूर से उसको आँख नज़र आ रही थी, आँख बंद होती है और खुलती है ना, तो उसको लग रहा था कि वो स्पार्कल कर रही है। और वो जब थोड़ा सा करीब आई तो उसने गौर से देखा, ऐसा लगा किसी ने उसको आँख मारी। तो फिर उसने गौर से देखा है, ओहो ये तो आहिस्ता आहिस्ता चेहरा भी महसूस हो रहा है किसी का। अब वो ये ध्यान में रखें कि मोल की बिनाई बहुत कमज़ोर होती है, उसको बहुत ज़्यादा आसानी से दूर की चीज़ें नहीं दिखती। तो जैसे जैसे वो चीज़ करीब आ रही थी तो उसकी चीज़ें वाज़ेह हो रही थी, उससे पहले उसके फीचर्स नज़र नहीं आ रहे थे। आँख चूंकि सूरज की रोशनी में चमक रही थी, धूप रिफ्लेक्ट हो रही थी आँख पे से और आपको पता है कि जानवरों की आंखों पे से धूप ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो वो चमक रही थी उसकी आंखें। उस चमक की वजह से उसको लगा कोई चमकदार गोल सी चीज़ उसकी तरफ आ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे पता चला वो तो कोई चेहरा है, और फिर आगे पता चलेगा कि वो, और फिर पूरा एक जिस्म सामने आएगा। तो अ स्मॉल फेस बिगेन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा चेहरा उसके सामने बढ़ना शुरू हुआ, पैदा होना शुरू हुआ। पहले आँख थी, फिर आँख के चारों तरफ नाक नज़र आनी शुरू हुई, नाक, चेहरा, मुँह, बाल, जो भी चीज़ें और होंगी। ऐसे जैसे कि किसी तस्वीर के गिर्द एक फ्रेम होता है। अ ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, एक ब्राउन कलर का चेहरा था, उसकी मूछें भी थीं, जानवरों की जैसे मूछें होती है ना। अ ग्रे ब्राउन फेस with with the same twinkle in its eyes that had first attracted his notice. एक बड़ा सीरियस सा गोल चेहरा, और उसकी आंखों में वही चमक थी जिसने पहले उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया था, इसकी वजह से उसने गौर करना शुरू किया था। अच्छा, ग्रेव का वैसे मतलब तो कब्र होती है, लेकिन यहाँ जब फेस किसी के चेहरे को आप कहते हैं ना, ही हैड ए ग्रेव फेस, तो आप कहते हैं बहुत संजीदा, थोड़ा सा गुस्से वाला, थोड़ा संजीदा सा, थोड़ा गमगीन सा, ऐसा चेहरा उसको दिखा।
स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर, छोटे छोटे से साफ कान थे उसके, और उसके सिल्की से बड़े रेशमी से बाल थे, घने बाल थे। ओहो, ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने दिल में यूं सोचा होगा, ओहो अरे ये तो वाटर रैट है। इट वॉज दी वाटर रैट, ये तो पानी का चूहा था। देन द टू एनिमल्स स्टूड एंड रिगार्डेड ईच अदर कॉशियसली। जब वो इतना करीब आ गया कि एक दूसरे को ठीक से देख सकते थे, तो फिर वो दोनों जानवर वहां खड़े हो गए, अपनी अपनी जगह पे रुक गए और देखने लगे एक दूसरे को बड़े एहतियात से। कॉशियसली का मतलब है जायजा ले रहे थे एक दूसरे का, कॉशन कहते हैं एहतियात को। एहतियात से देखने का क्या मकसद है यहाँ पे, कि वो दोनों जानवर ये देख रहे थे कि कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई हमलावर तो नहीं है, कोई खराब खराब चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो हमें खा जाएगा या हमें मारेगा या हम पे हमला करेगा। तो अंदाज़ा लगाने के लिए कि सामने वाला किस टाइप की चीज़ है, वो एक दूसरे को कॉशियसली एहतियात से गौर से देख रहे थे। हेलो मोल, said the water rat. Hello rat, said the mole. Would you like to come over? Inquired the rat presently. Oh, it's all very well to talk, said the mole rather pettishly. He being new to a river and riverside life and its ways. क्या हुआ कि जो चूहा था दूसरी तरफ, पानी का चूहा, उसने जो है उस शुरुआत की बात की, इसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, बात कोई तो शुरू करेगा। तो बात की शुरुआत उसने की कि हेलो मोल, और भाई चचुंदर कैसे हो। तो इसने भी जवाब में फिर कहा कि अच्छा भाई, हेलो रेड, तुम कैसे हो। तो तुम चाहोगे इस तरफ आना चाहते हो, इंक्वायर्ड द रेड प्रेजेंटली। प्रेजेंटली मतलब अब अच्छे अंदाज में ना, इतने अंदाज़ा लगा लिया, इतनी देर में एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, तो इसमें चूहे को तो अंदाज़ा हो गया कि कोई ख़तरनाक जानवर नहीं है, अच्छा शरीफ सा लग रहा है। तो इसलिए उसने बड़े पुरतपाक अंदाज में उससे कहा कि, उससे पूछा, इंक्वायर का मतलब पूछा, कि इस तरफ आना चाहोगे। उसने कहा ठीक है, बात ही कर लेते हैं, इधर आने की क्या ज़रूरत है। मतलब वो अभी, चूंकि आगे लिखा है ना कि रादर पेटिशली ही बीइंग न्यू टू अ रिवर एंड रिवर साइड लाइफ एंड इट्स वेज, चूंकि वो अभी दरिया दरिया भी उसने पहली दफ़ा देखा था, और दरिया के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, दरिया के किनारे के जानवर कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, ये उसने पहली दफ़ा ही देख रहा था। तो इसलिए वो इतना कंफर्टेबल नहीं था इन बातों में। तो थोड़ा सा वो पसोपेश के साथ जो है ना, उसने बोला, रादर पैटिशली, ज़रा थोड़ा सा झिझकते हुए, ज़रा थोड़ा ये सोचते हुए कि पता नहीं मुझे जाना है, मतलब उसको डिस्करेज करना चाह रहा था, इस तरह का अंदाज सा बात करने का। तो वो ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं ना, बात तो यहाँ से भी हो रही है, ठीक ही है, बात अच्छी हो रही है, बात कर लेते हैं, उधर आने की क्या ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ से इसने थोड़ा सा घबराए हुए से अंदाज में बात शुरू की। द रैट सेड नथिंग, चूहे ने कुछ कहा नहीं, but stooped and unfastened a rope and hauled on it, and then lightly stepped into a little boat which the mole had not observed. चूहे ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो नीचे झुका, वो दरिया के उस किनारे पे मौजूद था ना, तो उसके बाद वो नीचे झुका और उसने खोली एक रस्सी, रस्सी कहीं से खोली एक, अनफास्टनड, बंधी हुई रस्सी को खोलना। उसने एक रस्सी खोली और फिर उसको खींचा। अब कोई रस्सी थी, अगेन मैं बता रहा हूँ ना कि मोल की आंखें ज़रा इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको बहुत वाज़ेह नज़र देर में आता था, थोड़ा सा देर में अंदाज़ा होता था कि पूरी सूरत हाल क्या चल रही है। तो वो झुका, उसने एक रस्सी खोली और फिर उसको खींचा, तो क्या हुआ, एंड लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट विद विच द मोल हैड नॉट ऑब्जर्व्ड, और फिर वो बड़े एहतियात से, लाइटली एहतियात से कदम रखते हुए एक कश्ती पे चढ़ गया, जिसको कि सचुंदर ने नहीं देखा था, नॉट ऑब्जर्व, नहीं देखा था। इट वॉज पेंटेड ब्लू आउटसाइड एंड वाइट विद इन, बाहर से वो नीली पेंट हुई हुई थी, अंदर से सफ़ेद थी, एंड वाज जस्ट द साइज फॉर टू एनिमल्स, और बिल्कुल मुनासिब उसका साइज था कि दो जानवर पे सवार हो जाते, छोटे दो जानवर। एंड द मोल्स होल हार्ट वेंट आउट टू इट एट वंस, और जनाब कश्ती देखी तो ये फिसल गए, बिल्कुल उनका दिल जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर ऐसा आ गया कि वाह क्या चीज़ है यार, ज़बरदस्त। तो होल हार्ट वेंट आउट टू इट एट वंस का मतलब वो फौरन ही उनका दिल जो है ना पूरा का पूरा कश्ती पे आ गया था, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा कश्ती पसंद आ गई इन साहब को, ठीक है।
इवन दो ही डिड नॉट येट फुली अंडरस्टैंड इट्स यूजेस, हालांकि अभी उसको पूरी तरह से पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल है क्या, ये कश्ती यूज़ कैसे होगी, इसको चलाया कैसे जाता होगा, इसमें सवारी करेंगे तो क्या महसूस होगा, इसमें क्या ख़तरे हैं, क्या फ़ायदे हैं, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन बस कश्ती देखी और बस दिल आ गया। द रैट स्कल्ड स्मार्टली अक्रॉस एंड मेड फास्ट, चूहे ने जो है वो तेज तेज चप्पू चलाए, स्कलिंग कहते हैं आगे मूव करना कश्ती पे, तो चप्पू चला के ही मूव कर रहे हैं, छोटी पानी की कश्ती, अपना दरियाई कश्ती है, तो चप्पू चलाते वो आगे तेजी से मूव किया, पार आ गया दरिया के, यानी उस पार खड़ा था और वो इसकी तरफ आ गया दस कश्ती चला के, एंड मेड फास्ट, और उसको ज़रा मजबूती से बांध दिया, यानी दरिया के उस किनारे से कश्ती चलाता हुआ इस तरफ आ गया कि इसको बिठा ले, और यहाँ पे आके किसी चीज़ से बांध दिया या मजबूती से रोक लिया कश्ती को। मेड फास्ट का मतलब चीज़ों को मजबूती से बांध देना। देन ही हेल्ड अप हिज फोर पॉ एज द मोल स्टेप्ड डाउन, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फोर पॉ इसलिए कहने कि पंजा है ना उसका, हम कहते तो ही देन ही हेल्ड अप हिज हैंड कहते, लेकिन अरे जानवर है तो उसका हाथ नहीं है, तो उसको पॉ ही कह रहे हैं, तो फोर पॉ का मतलब आगे वाला हाथ, तो उसको हाथ ही समझे, तो फिर उसने अपना हाथ या पंजा आगे बढ़ाया, जब किसी को कश्ती पे सवार करना होता है तो अंदर से एक हाथ बढ़ाता है ना कि मेरा हाथ पकड़ के नीचे आ जाओ, एज द मोल स्टेप डाउन, जबकि वो छछूंदर नीचे कदम रख रहा था, छछूंदर अच्छा नहीं लग रहा कहते हैं, बार बार मोल ही कहते हैं, चलो। लीन ऑन दैट, इस पे जरा सहारा ले लो मेरे हाथ का, शाबाश। नाउ देन स्टेप लाइवली, अब ये नाउ देन जो है ना आवाज लगाने का अंदाज है, अरे अरे भाई देखना जरा, यूं कहना चाह रहे हैं। नाउ देन का मतलब जब आवाज लगा के नाउ देन बोलते हैं किसी को तो कहते हैं अरे देखना भाई इधर देख के, ठीक है, तो इसलिए यहाँ नाउ देन बोला है। नाउ देन स्टेप लाइवली, चलो जल्दी आ जाओ, स्टेप लाइवली, जिंदा जिंदा नजर आओ ना, जरा फुर्ती से आओ, जल्दी से आओ, तो जल्दी से आ जाओ, शाबाश। एंड द मोल टू हिज सरप्राइज एंड रैप्चर फाउंड हिमसेल्फ एक्चुअली सीटेड इन द स्टर्न ऑफ अ रियल बोट, तो उस मोल को जो है वो बेतहाशा हैरत और खुशी हुई कि उसने अपने आप को एक असली कश्ती की पुश्त पर सवार पाया। स्टर्न ऑफ अ बोट, कश्ती की जो पुश्त होती है, कश्ती के ऊपर जो जगह बैठने की होती है, तो उसने अपनी कश्ती की पुश्त पे सवार पाया, बड़ी हैरत और खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। रैप्चर बहुत ज़्यादा खुशी होना। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल डे सैड, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा है, उसने कहा। एज द रैट शव्ड ऑफ एंड टुक टू द स्कल्स अगेन, शव का मतलब होता है धक्का लगाना, तो कश्ती जब किनारे से जा लगी होगी और मजबूती से लगी हुई होगी तो उसको वापस दरिया की तरफ धक्का लगाया होगा चप्पू की मदद से ना, चप्पू को दरिया के किनारे, उस किनारे पे मिट्टी पे मारते हैं तो कश्ती धक्के से आगे बढ़ जाती है। एंड टुक टू द स्कल्स अगेन, और दोबारा से उसने चप्पू पकड़ के चलाने शुरू कर दिए। टेकिंग टू डू समथिंग का मतलब दोबारा उस काम में लग गया, तो चप्पू दोबारा चलाने लगा। डू यू नो आई हैव नेवर बीन इन अ बोट बिफोर इन ऑल माई लाइफ, क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी कश्ती पे नहीं बैठा। व्हाट, क्राइड द रैट ओपन माउथ, तो चूहे का मुंह खुला का खुला रह गया, उसने क्या, नेवर बीन इन योर, यू नेवर, वेल आई, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देन। अब वो इतना हैरत ज़दा रह गया कि वो हकला हकला के बात कर रहा था, अपना जुमला पूरा नहीं कर पा रहा था। यू नेवर बीन इन अ, अब बोट कहना चाह रहा था, बोट नहीं कह पाया, फिर आगे बोला यू नेवर, कभी भी नहीं, वेल आई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फिर अटक गया। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपना जुमला पूरा किया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग देन, तुम क्या करते रहे हो सारी उम्र जब तुम कश्ती में ही नहीं बैठे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ कहते हैं ना, फलानी जगह की बिरयानी कभी नहीं, हाँ कभी बिरयानी नहीं खाई, तो तुमने पूरी उम्र किया क्या अगर तुमने बिरयानी नहीं खाई। तो इसी तरह से उसने पूछा कि तुम कभी कश्ती में नहीं बैठे तो तुमने किया क्या सारी उम्र। इज इट सो नाइस एज ऑल दैट, क्या वाकई ये इतना मजे की चीज है कि तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो कि मतलब सारी उम्र कुछ किया ही ना हो अगर कश्ती में नहीं बैठा तो क्या ये इतना ही अच्छा है जितना कि तुम इस तरह से कह रहे हो। उस मोल ने ज़रा शर्माते हुए पूछा, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसको शर्म आ रही होगी ना, हाँ यार मैंने एक ऐसा काम, बड़ा ज़रूरी काम था, मैंने कभी किया नहीं। Though he was quite prepared to believe it as he leant back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rowlocks, and all the fascinating fittings, and felt the boat sway lightly under him. सवाल तो उसने किया, हालांकि वो पूरी तरह तैयार था कि इस बात पे यकीन कर ले कि हाँ वाकई यार जिसने जो कश्ती पे ना बैठा उसने ज़िंदगी में तो कुछ किया ही नहीं जैसे कि।
तो जवाब में वो अंदर से राजी ही था ये बात मानने के लिए कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। और लेंट बैक, आराम से पीछे होके बैठ गया वो अपनी 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 सीट पे। और फिर उसने जायजा लेना शुरू किया उन चीज़ों का जो कि कश्ती में लगी हुई थी। वो जो कुशंस थे, वो जो चप्पू थे, फिर चप्पूओं को कश्ती में जहाँ फिट किया जाता है ना कि वो हाथ से फिसल के गिर ना पड़े, तो कश्ती के दोनों तरफ साइडों पे एक मेटल के लॉक्स से बने हुए होते हैं, उनको रो लॉक्स कहते हैं। चप्पूओं के लॉक होते हैं, उसके अंदर जाके फिट हो जाते हैं चप्पू। फिर आप चप्पू चलाते हैं ना, या आपका हाथ रुक जाए, आप छोड़ दें तो वहीं के वहीं फिट रहते हैं, नीचे गिरते नहीं हैं। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये कश्ती के साइड पे चप्पू के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, ये रो लॉक्स हैं, ये जो मेटल के लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं। तो वो देख रहा था वो कुशंस को, जो तकिए वगैरह लगे हुए थे, या सीटों के ऊपर जो कुशन लगे हुए थे उनको, और चप्पूओं को, और रोलॉक्स को, और दूसरी जो हैरान कर देने वाली चीज़ें थी, फिटिंग्स, जो चीज़ें फिट हुई हुई थी कश्ती के अंदर, कश्ती के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो फिट हुई हुई होती हैं, हैरान कर देने वाली चीज़ें थी उसको। एंड फेल्ट द बोट स्वे लाइटली अंडर हिम, वो अपनी कश्ती को जो है ना वो झूलता हुआ महसूस कर रहा था इधर उधर। जैसे कश्ती चलती है तो एक्चुअली थोड़ा झूल झूल के चलती है ना, तो हल्के हल्के झूलता हुआ अपने नीचे महसूस कर पा रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर क्या हुआ? नाइस। अच्छा, पीछे कुछ मिस हो गया शायद। तो उसने कहा, हाँ, तो ये उसने कहा था ना यहाँ पे कि कितना, क्या बहुत अच्छा है, क्या वाकई अच्छा है, क्या वाकई ये नाइस है, अच्छा है। ठीक है, ये जो नाइस है, इस नाइस का जवाब वो दे रहा है आगे, कि नाइस मतलब, नाइस कहते हैं कि जिसको जो मुनासिब अच्छी हो, बस ठीक हो, अच्छी हो, क्या काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी जगह है कश्ती में आना, कश्ती में बैठना, कश्ती में सफ़र करना, इतना अच्छा होता है क्या? तो उसका जवाब चूहा दे रहा है कि नाइस, खाली अच्छा, इट इज़ दी ओनली थिंग, भाई ये तो मज़ों में बस यही एक मज़ा है, बस यही एक मज़ा, यही कर लिया बस तो समझ लो सब कर लिया। इट इज़ दी ओनली थिंग, बस यही है मज़े की चीज़। सेट दी वाटर एट एज ही लेंट फॉरवर्ड फॉर ए स्ट्रोक, जब वो आगे झुक रहा था अपना स्ट्रोक लगाने के लिए, यानी चप्पू चलाने के लिए। तो वो नीचे बैठ के चप्पू चलाते हैं ना, आगे झुक के फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे झुकते हैं फिर पीछे हटते हैं। बिलीव मी माई यंग फ्रेंड, there is nothing, absolute nothing, half so much worth doing as simply messing about in boats, simply messing। अच्छा, अब ये कुछ मुहावरतन बात हो रही है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो वो कह रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा यकीन करो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आधी भी इतनी अच्छी हो जितना कि कश्ती के साथ मज़ा करना है। एक तो हाफ सो मच वर्थ का मतलब समझ लें। हाफ सो मच वर्थ कहते हैं, कोई मुहावरतन ये कहा जाता है कि इससे आधी भी अच्छी नहीं है, लेकिन असल में हम यूँ कहेंगे कि बिल्कुल भी उस जैसी तो कोई मुकाबले पे ही नहीं है कोई चीज़। हमारे यहाँ यूँ कहा जाता है कि कोई चीज़ उसके मुकाबले पे ही नहीं है। तो हाफ सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मैसिंग अबाउट इन बोट। और दूसरी बात जो इसमें समझने की, मैसिंग अबाउट इन बोट समझने की है। एक हाफ वर्थ, हाफ सो मच वर्थ समझने की बात है, और एक मैसिंग अबाउट। तो हाफ सो मच वर्थ का मतलब बता दिया कि इतना भी नहीं है कोई दूसरी चीज़ कि उसकी आधा आ जाए मुकाबले में, मज़े के मुकाबले में। यानी मुहावरतन यूँ कहेंगे कि बिल्कुल उसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी दूसरी चीज़ का मज़े में। और मैसिंग अबाउट इन बोट्स, कश्ती में मज़े करना। अब एक होता है कि सीरियसली कश्ती चलाते हुए जा रहे हैं, एक है कि तफरी कर रहे हैं। तफरी, मैसिंग अराउंड, मैस का मतलब तो गंदगी मचाना होता है ना, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तफरीहन कश्ती को चलाना है, कश्ती में तफरी करना, कश्ती में तफरी करते हुए जाना। मैसिंग अबाउट इन बोट्स, कश्ती में सफ़र करना तफरी करते हुए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी उधर चले गए, कभी मंजिल को पहुँचे, कभी ना पहुँचे, कभी दरिया के साथ बहते चले जा रहे हैं, कभी उल्टी कश्ती चला रहे हैं, कभी सीधी चला रहे हैं। तो यूँ कह, इस बात को कह रहे हैं कि मैसिंग अराउंड इन बोट्स, कश्तियों में बैठ के खूब तफरीहाँ करना। ठीक है, तो यकीन करो भाई मेरा, मेरा यकीन करो, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई ऐसी चीज़, एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुछ भी मज़ा इसके बराबर का हो, जैसा कि मज़ा है कश्ती में बैठ के मस्तियाँ करने का। मैसिंग अराउंड का सही मतलब मस्ती करना होगा। सिंपली मैसिंग, बस मस्ती ही मस्ती, आह मज़ा आ जाता है इस मस्ती में। ही वेंट ऑन ड्रीमिंगली, वो बिल्कुल ऐसे बोलने लगा ऐसे कि ख्वाब देख रहा हो कितना मज़ा आता है यार, क्या बताऊँ।
मैसिंग अबाउट इन बोट्स, मैसिंग अबाउट इन बोट्स, मैसिंग, ऐसे सोच में अपने गुम होके बार बार बोलना शुरू हो गया। अरे अरे देखो देखो, लुक अहेड रैट, अरे देखो देखो आगे क्या आ रहा है, क्राइड द मोल सडनली, अचानक वो चिल्लाया मोल। इट वॉज टू लेट, काफी देर हो गई थी। द बोट स्ट्रक द बैंक फुल टिल्ट, और वो कश्ती जो है ना, वो चूंकि चप्पू अगर दोनों हाथ से एक साथ ना चलाएं और पानी का बहाव भी हो तो कश्ती जो है ना वो घूम जाती है। और कच्ची कश्ती जब घूम जाती है तो उसकी साइड पूरी जाके धड़ से जाके वो किनारे से टकराई। तो कश्ती अपने पूरी ताकत से जाके टकराई अपने कश्ती की साइड। काफ़ी देर हो गई, उसने देर से बताया, और उसको वो उस वक्त तक संभाल ना सका कश्ती, और कश्ती पूरी तरह से जाके साइड से किनारे से टकरा गई। द ड्रीमर द जॉयस ओर्समैन, ओर्समैन चप्पू चलाने वाला, बहुत मज़े थे। तो वो जो ख्वाब देख रहा था, जो बहुत मज़े से चप्पू चला रहा था, ले ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द बोट, तो थोड़ी देर में दे नज़र ही आया कि वो अपने कमर के बल पड़ा था कश्ती के तले में, विद हील्स इन द एयर, और पाँव उसके हवा में हो गए थे। मतलब ऐसा झटका लगा, कश्ती जब कहीं टकराएगी तो चलती हुई चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी तो अंदर बैठे लोगों को झटका लगेगा। तो ऐसा झटका लगा, वो तैयार वो था नहीं उस झटके के लिए, वो तो सोचों में गुम हो गया था। तो उस झटके की वजह से वो धड़ से गिर पड़ा कमर के बल, और पाँव उसके हवा में थे। About in boats or with boats, the rat went on, picking himself up with a pleasant laugh. अब उसने थोड़ा सा मजाक कर दिया इस बात को, थोड़ी सी खिसियाना सा हो गया था ना, जरा अपने ऊपर ही आ गई थी बात कि मैं तो अभी बड़ी मजा आता है, बड़ा मजा आता है, और धड़ से गिर गए। होता है ना, कभी हम बहुत शेखी बगा रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर वो उल्टी हो जाती है चीज़। तो भाई कश्ती में बैठ के मजे करो, कश्ती में बैठ के मस्ती करो, कश्ती के साथ मस्ती कर दो। यानी कश्ती खराब भी कर दो तो भी कोई मसला नहीं है यार, तफरी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र ना करो। तो कश्ती में बैठ के मस्ती करो या कश्ती के साथ मस्ती कर दो, कश्ती को ही खराब कर दो, कश्ती को ही खराब कर दो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है यार, तफरी है बस ये। द रैट वेंट ऑन, वो चूहा आगे बोलता रहा, पिकिंग हिमसेल्फ अप विद अ प्लेजेंट लव, एक अच्छी से हंसते हुए उसने जो है वो खुशगवार हंसी के साथ अपने आप को उठाया, खुद उठा यानी इन और आउट ऑफ एम, इट डजेंट मैटर, ये एम जो है ना वो देम का एम है। तो उनके अंदर तफरी करो, उनके बाहर तफरी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नथिंग सीम्स रियली टू मैटर, कोई किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स द चार्म ऑफ इट, और यही इसका मज़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर टकराओ उधर टकराओ, कोई मसला नहीं है यार, चलाते जाओ, मज़ा ही मज़ा है। तो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी गो लकी टाइप का आदमी है ना। वेदर यू गेट अवे और वेदर यू डोंट, वेदर यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन और वेदर यू रीच समवेयर एल्स, or whether you never get anywhere at all, you're always busy and you never do anything in particular. And when you are done, there's always something else to do. And you can do it if you like, but you'd much better not. ठीक है। तो अब ये इन्होंने पूरी कहानी अपना फलसफा सुना दिया इनको कि ज़िंदगी का फलसफा क्या है हमारा इस कश्ती के अंदर, कि भाई तुम आगे बढ़ो ना बढ़ो, कहीं पहुंचो या अपनी मंजिल पे, या कहीं और ही पहुंच जाओ, समवेयर एल्स, कहीं और ही पहुंच जाओ, या तुम कहीं भी ना पहुंच सको, वहीं खड़े खड़े घूमते रहो, कोई मसला नहीं है। तुम हमेशा ही मसरूफ़ रहते हो, कश्ती चलाने में बड़ी मसरूफियत में मज़ा आता है, कश्ती चलाना ही एक मसरूफियत ऐसी है कि उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो तुम हमेशा कश्ती में मसरूफ़ ही रहोगे, अपने आप को मसरूफ़ पाओगे, और हालांकि तुम कोई ख़ास चीज़ कर भी नहीं रहोगे। यू नेवर डू एनीथिंग इन पर्टिकुलर, हम तुम कोई भी एक खास चीज़, कोई खास काम कर भी नहीं रहोगे, फिर भी मसरूफ़ी नजर आओगे। यानी चप्पू चलाने में ही मसरूफियत रहती है, चप्पू चला रहे हैं, चप्पू टूट गिर गया, उसको उठा रहे हैं, वो यहाँ से टकरा गई, वहाँ से सीधा कर रहे हैं, वहाँ मुस्तकिल इसमें कोई ना कोई मसरूफियत रहती है, हालांकि कोई बज़ाहिर कोई ख़ास काम तुम करते हुए नज़र नहीं आ रहे होगे। एंड वी आर डन, और जब तुम सब कुछ कर सकोगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ और काम निकल आता है करने को। वैसे अगर देखा जाए तो कश्तियों के साथ होता है ना कि कश्ती चला के आप घर पहुंच भी गए तो आप कश्ती की देखभाल भी करनी होती है, उसके ऊपर ऑयलिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है, चीज़ों को मेंड करना है, रिपेयर करना है, वरना वक्त के साथ साथ कश्ती ख़राब होती चली जाती है। तो जब कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ करना है, यानी कश्ती में जब सफ़र नहीं कर रहे तो भी कश्ती के लिए काम मौजूद है, वो करना है आपको। लेकिन उसमें भी ये इस टाइप के आदमी है कि क्या मशवरा दे रहे हैं कि यू कैन डू इट इफ यू लाइक, तुम्हारा दिल चाहे तो वो काम करो, बट यूड मच बेटर नॉट, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ना ही करो वो सारे बेकार काम। यानी अब कश्ती चला ली और उसका मज़ा कर लो, उसके उतरने के बाद जो काम करने हैं वो काम ना ही करो तो बेहतर है, कौन करे इतनी मेहनत। लुक हियर, इफ you have really nothing else on hand this morning, supposing we drop down the river together and have a long day of it.
भाई देखो, चलो मेरी बात सुनो। दुख है मतलब, चलो भाई मेरी बात सुनो। अगर सारा दिन में तुम्हारे पास कुछ और इस आज की सुबह करने को नहीं है, यू हैव नथिंग एल्स ऑन हैंड, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इस सुबह, क्या ख्याल है कि सपोजिंग, क्या ख्याल है कि हम ये मिलके ऐसा करते हैं कि क्या ख्याल है कि हम दरिया के साथ साथ ज़रा नीचे की तरफ हो आए एंड हैव अ लॉन्ग डे ऑफ इट, और ज़रा इस दिन को ज़रा लंबा सा करके खूब एंजॉय करें। हैविंग अ लॉन्ग डे ऑफ इट मतलब इस दिन को खूब एंजॉय करें, मज़ेदार बना दें। तो क्या ख्याल है कि हम दरिया के साथ साथ ज़रा नीचे को होके आते हैं, अगर तुम फारिग हो तो। द मोल वैगल्ड हिज टोज फ्रॉम शेयर हैप्पीनेस। तो अपनी जो उंगलियां थी ना पाँवों की, वो उसने ना ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको, शेयर हैप्पीनेस, बस महज खुशी, इतनी खुशी कि बस। तो बहुत खुशी हो रही थी, उस खुशी में उसने अपनी उंगलियां हिलानी शुरू कर दी। स्प्रेड हिज चेस्ट विद अ साय ऑफ फुल कंटेंटमेंट। अब जब लंबा सा सांस भरेंगे, साय कहते हैं आह भरने को, वो खुशी में भी हो सकती है। फुल कंटेंटमेंट, पूरी तरह से तस्कीन मिल गई, बहुत ही सुकून मिल गया किसी चीज़ की वजह से, उसकी वजह से उसका सीना फूला। ऐसे करके उसने कहा एंड लीन्ड बैक ब्लिसफुली इनटू द सॉफ्ट कुशन। अब बिल्कुल ही पुरसकून अंदाज में, ब्लिस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुकून को ना, बिल्कुल जन्नत वाला सुकून मिल जाए किसी को, उस अंदाज में जो है वो नरम नरम तकियों के ऊपर पीछे होके लेट गया। What a day I am having, he said. Let us start at once. क्या दिन गुजर रहा है मेरा, आ हा, चलो शुरू करते हैं फौरन ही। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? होल्ड हार्ड अ मिनट देन, तो ज़रा मजबूती से पकड़ना, ठीक है, said the red चूहे ने कहा। He climbed up into his hole and after a short interval reappeared, staggering under a fat wicker luncheon basket. तो वो अपने होल के अंदर गया चूहा, और फिर वापस ऊपर आया। तो उसके हाथ में था, एक थोड़ी से वक्फे के बाद वापस बाहर आया और लड़खड़ाता हुआ, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी मोटी सी, बड़ी भारी सी विकर की बास्केट थी, वो जो उसकी बनी होती है, छाल की बनी हुई बास्केट होती है, तो या पत्तों की बनी हुई जैसे होती है, जैसी वो जालीदार होती है, जालीदार बास्केट जो अक्सर पिकनिक्स पे लेके जाते हैं, तो वो वाली बास्केट उसके हाथ में थी। शव दैट अंडर योर फीट, इसको अपने पाँव के नीचे घुसा लो भाई। जैसे बैठे होते हैं तो अक्सर सीट के नीचे बैठने बैठने वाली सीट के नीचे जगह होती है, तो वहाँ सीट के नीचे घुसा लो इसको। ही ऑब्जर्व टू द मोल एज ही पास इट डाउन ऑन टू द बोट। तो क्या हुआ कि ये वहाँ से, वो जहाँ पे बोट टकराई थी किनारे पे, तो वहीं करीब इस वक्त घर था। तो ये उतर के अपने घर गया होगा, अपने सुराख में से जो है वो बास्केट लेके आया अपने बिल में से, और वो बास्केट उसको पकड़ा दी, पिकनिक बास्केट, कि इसको ज़रा अपने पाँव के नीचे दबा लो। एज ही पास इट डाउन टू द बोट, जब वो पकड़ा रहा था इस कश्ती में उसको पकड़ा रहा था, तो उसने कहा कि उसको अपने पाँव के नीचे रख लो। देन ही टुक द स्कल्स अगेन, फिर दोबारा वो मसरूफ हो गया अपने चप्पू चलाने में। व्हाट्स इनसाइड इट, इसमें क्या है? आज मोल, उसने पूछा, मोल ने पूछा, रिगलिंग विद क्यूरियोसिटी। वो बिल्कुल हिल रहा था ना, ऐसे जैसे कि जानवर खास तौर पे आप देखें ना कि कोई छछूंदर है, वो कोई उसको ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको कि टेस्टी सी उसको फील हो रही हो, वो अपनी नाक को ऐसे सुकेड़ सुकेड़ के करके सूंघ के देख रहा हो, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, वो क्या मज़ेदार चीज़ है। तो वो ऐसे जो है वो पूछ रहा था, हिलते हुए और अपनी नाक हिलाते हुए, कि क्या चीज़ है। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस के साथ। There's cold chicken inside it, replied the cat briefly. Cold turkey, cold cheese, pickled gherkins, salad, French rolls, crust, sandwiches, potted meat, ginger and lemonade, soda water, चलता ही चला गया भाई। इसमें क्या क्या है, वो हो इतनी चीज़ें थी इसमें तो खाने की, पिकनिक की सारी समानता, कि उसको कहना पड़ा, ओ स्टॉप स्टॉप, cried the mole in ecstasies. This is too much. तो वो जो मोल था वो चिल्ला उठा, अरे बस कर दो, बस कर दो, मज़ों की दुनिया में बेतहाशा मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा महसूस करते हुए वो चिल्ला उठा, हाय हाय हाय, क्या मज़े की चीज़ें बता दी हैं, बस कर जाओ, बस कर जाओ, ये तो बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। तो यूं आ, उसने जवाब दिया, अच्छा उन चीज़ों के नाम क्या क्या हैं, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ भी क्या क्या चीज़ें थी। कोल्ड चिकन है, ये तो समझ ही गए ना, मुर्गी जो है वो कोल्ड करके रखी हुई, चिकन सैंडविचेस होंगे उसके, या उसके उसके उन्होंने पीसेस करके रखे हुए होंगे। और कोल्ड टर्की है, टर्की भी एक परिंदा होता है, उसका भी गोश्त खाया जाता है।
कोल्ड चीज़ है, ठंडा ठंडा चीज़ रखा हुआ है, और जो पिकल जो उसमें सिरके में डाल के रखे जाते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, खीरे होते हैं। तो और जनाब वो फ्रेंच रोल्स हैं, क्रस्ट सैंडविचेस हैं, और जनाब वो जो हांडी गोश्त है कह लें एक तरह से, और अदरक के साथ, और लेमनेड सोडा वाटर है, जो लेमनेड तो पीते भी हैं हम लोग। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ आमतौर पर नहीं खाई जाती, लेकिन ये कि उन लोगों के मुल्क के हिसाब से उन्होंने चीज़ों का नाम लिस्ट डाउन किया जो मज़े मज़े की चीज़ें उनको लग रही थी। तो वो इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी कि उसने कहा बस करो, बस बहुत मज़े की चीज़ें बता दी तुमने मुझे, ओहो मज़ा आ गया। फिर क्या हुआ जी, आखिरी पेज है। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम्हें वाकई ये बहुत मज़े की लग रही है? इंक्वायर्ड द रेड, चूहे ने पूछा सीरियसली। इट्स ओनली व्हाट आई ऑलवेज टेक ऑन दीज लिटिल एक्सकर्शंस। अरे ये तो बस वही चीज़ें हैं जो मैं हर दफ़ा इस तरह की मज़े, जो मैं बाहर ट्रिप लगाता हूँ, जो मैं तफरीह के लिए सैर को जाता हूँ, तो उसमें जब भी लेके जाता हूँ मैं ऐसी ही चीज़ें ले जाता हूँ। द मोल नेवर heard a word he was saying। चूहे ने तो उस मोल ने तो एक एक लफ्ज़ भी ना सुना उसका जो कुछ वो कह रहा था, क्योंकि वो absorbed in the sparkle, the ripple, the scents and the sounds and the sunlight, he trailed a paw in the water and dreamed long waking dreams। क्योंकि वो तो खोया हुआ था लंबे लंबे बड़े गहरे किस्म के सपनों में, ख्वाबों में खोया हुआ था वो। उसका जो जो एक आगे का पाँव था, यानी हाथ कह लें अभी हमारे हिसाब से, हाथ उसने साइड में निकाला हुआ, पानी में डाला हुआ होगा। कश्ती चलती चली जा रही होती है और कश्ती के साइड में बैठे हों तो आप अपना एक हाथ पानी में डाल दें, तो वो ठंडा ठंडा पानी आपके हाथ में बड़ा खुशकुन महसूस हो रहा होता है। वो चलता चला जा रहा है, आपका हाथ गीला हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ट्रेल्ड अप के उसका जो एक हाथ या पाँव था, वो पंजा था, वो जो है वो पानी में ऐसे ऐसे पीछे की तरफ से होता हुआ आ रहा था। तो जब किसी चीज़ में ऐसा आप डाल दें ना पानी में, आप चलती कश्ती में पानी में हाथ डाल दें, तो पानी के कश्ती आगे जा रही होगी और पानी का बहाव आपके हाथ को पीछे खींचेगा। तो इस एक्शन को जब डिस्क्राइब करेंगे तो यूँ कहेंगे कि ट्रेल कर रहा है, मेरा हाथ पीछे पीछे आ रहा है। तो उसका हाथ उसके पीछे पीछे आ रहा था पानी के अंदर, जो उसने डाला हुआ था। वो ख्वाब देख रहा था और वो खो गया था उन रोशनियों में। उस रिपल, रिपल कहते हैं वो जो लहरें हल्की हल्की सी आ रही थी दरिया में, और जो खुशबुएं थीं और जो आवाज़ें थीं और जो सूरज की रोशनी थी, इन सब चीज़ों में ऐसा खो गया था कि उसने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। द वाटर एट लाइक द गुड लिटिल फेलो ही वॉज स्कल्ड स्टेडली ऑन। और फिर चूहे ने बुरा ना मनाया, क्योंकि वो एक अच्छा अच्छा बच्चा, अच्छा चूहा था, अच्छा फेलो था ना, अच्छा चूहा था, अच्छा साथी था। तो उसने बुरा ना मनाया गया। अच्छे साथी वो होते हैं ना, कि कोई साथी थोड़ा सा खो जाए तो उसको थोड़ी देर उसको मौका देते हैं, चलो भाई तुम खो जाओ, तुम एंजॉय कर लो ब्यूटीज़ को। और वो आराम से स्टेडली ऑन, आराम आराम से एहतियात से मुस्तकिल मिजाजी से अपने चप्पू चलाता रहा कि चलो ठीक है, एंजॉय कर रहा है, इसको एंजॉय करने दो। आई लाइक योर क्लोथ्स ओल्ड चैप। मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद हैं। अब यहाँ पे बूढ़ा कहना मकसद नहीं है, बल्कि एक मेरे अजीज़ दोस्त कहना मकसूद है। ओल्ड का मतलब यहाँ बूढ़ा नहीं होगा, यहाँ पे ओल्ड चैप मतलब मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ओ साथी, यूँ कहना मकसूद है। तो मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ही रिमार्क्ड आफ्टर सम हाफ एन आवर और सो हैड पास्ट। आधा घंटा करीब गुजर गया, उसके बाद उसने ये बात कही। आई एम गोइंग टू गेट अ ब्लैक वेलवेट सूट माई सेल्फ समडे एज सून एज आई कैन अफोर्ड इट। मैं भी एक दिन ना काला वेलवेट का, वेलवेट एक कपड़ा होता है तो अच्छा महंगा कपड़ा होता है, तो मैं जो हूँ वो काले वेलवेट का सूट एक दिन अपने लिए बनवाऊंगा, जैसे ही जब भी मैं उसको अफोर्ड कर सका, यानी मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं बनवा सकूं, तो मैं अपने लिए काला वेलवेट का सूट कोट बनवाऊंगा, सूट बनवाऊंगा, सॉरी। आई बेग योर पार्डन, सेड द मोल पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर विद एन एफर्ट, यू मस्ट थिंक मी वेरी रूड, बट ऑल दिस इज सो न्यू टू मी, सो दिस इज अ रिवर। अब उसने कहा, ओ मुझे माफ़ कीजिएगा, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि मैं आधे घंटे से कुछ नहीं बोला और ये बेचारा अकेला चप्पू चला रहा है। तो बुरी बात है, जब सफ़र में होते हैं तो कोई ना कोई बात करते रहते हैं। तो उसने माजरत चाही कि माजरत चाहता हूँ, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया कि ये बात उसने ऐसे ही कही है बात करने के लिए, है ना। इतनी देर से खामोश है तो कुछ तो बात करूँ, तो उसने ये बात कर दी कि मुझे भी एक काला कोट लेना है। इस तरह से बात शुरू करना चाहिए। शाइस्तगी का अंदाज़ा ही होता है कि आप अचानक से कोई बात ऐसे शुरू करें तो किसी को एहसास ना दिलाएं कि भाई तुम इतनी देर से खामोश क्यों। तो वो लेकिन समझ गया मोल कि मैं, मुझसे गलती हुई, मैं इतनी देर से जो खामोश बैठा था। तो उसने कहा कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपने आप को पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर विद एन एफर्ट, मतलब अपने आप को वापस से हवास में लेके आना, इसको कहेंगे पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर। अपने आप को वापस से हवास में नॉर्मल होने में थोड़ी सी मेहनत करके वो अपने आप को वापस उसने नॉर्मल किया।
और विद एन एफर्ट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, इतना खो गया था कि वापस आने में थोड़ी मेहनत लगी। आप ज़रूर मुझे बहुत रूड समझते होंगे, बहुत ही मगरूर सा समझ रहे होंगे कि मैं इस टाइप का बुरा बदतहजीब सा आदमी हूँ। मगरूर नहीं बल्कि बदतहजीब, मैं एक बदतहजीब आदमी हूँ। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है। सो दिस इज़ अ रिवर, तो ये होता है दरिया। अच्छा, सो दिस इज़ अ रिवर, तो ये होता है एक दरिया। दरिया इसको कहते हैं? अरे जनाब, दरिया नहीं बिल्कुल, यानी जब आप दी रिवर कहते हैं तो मतलब है कि आप उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लफ्ज़ दी का एग्जैक्ट तर्जुमा तो नहीं है, ना आ का एग्जैक्ट तर्जुमा है, ना दी का एग्जैक्ट तर्जुमा है, दोनों ही आर्टिकल्स हैं। तो लेकिन इसको आप यूँ समझ लें कि जब हम कहते हैं कि आ रिवर, तो बहुत सौ में से कोई एक को हम कह देते हैं कि, जैसे कि मैं कहूँ ना कि ब्रिंग मी अ चेयर, तो कोई भी एक कुर्सी ला दो, कोई भी। लेकिन अगर मैं कहूँ ब्रिंग मी दी चेयर, तो फिर इसका मतलब होगा मैं किसी खास ज़बरदस्त अच्छी वाली कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिसकी कि पहले या तो बात हो चुकी है या आप जानते हैं कि सबसे अच्छी वाली कौन सी है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो ये होता है एक दरिया, ये होता है एक दरिया। उसने कहा अरे ये है दरिया, ऐसे करके बात करने को इसने एक्सप्रेस किया कि द रिवर करेक्टेड द रैट, तो रैट ने उसको सही किया। ये आ रिवर ना कहो, उसको द रिवर कहो। एंड यू रियली लिव बाय द रिवर, व्हाट अ जॉली लाइफ। और तुम दरिया के साथ ही रहते हो, क्या तुम्हारी मज़े की ज़िंदगी है यार, क्या तुम एंजॉय करते होगे। तो यूँ कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई, काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि थोड़ी सी इसमें एक्सप्रेशंस ऐसे थे जो कि पुराने ज़माने के थे, तो उनको एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी डिटेल में देर लग गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा की तरह कि जवाब जनाब आप खुद लिखिए, और फिर लिख के कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप चैप्टर समझें और एक दफ़ा समझ में आ जाए तो जब आप खुद अटैम्प्ट करके खुद आंसर लिखने की आदत डालें, ताकि एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत ही ना रहे। आपने चीज़ समझी हुई, आपको खुद से जवाब देना आता है। हाँ, जो जवाब आप देंगे उसमें कुछ कमी कोताही गलती होगी, उसको सही करवा लीजिए, किसी टीचर से करवा लीजिए, नहीं तो मुझे भेज दीजिए, मैं देख के बता दूंगा क्या बेहतरी हो सकती है। लेकिन पहले आपको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की। इन विच वर्ड्स, अच्छा बता, ये भी मैं सामने मुस्तकिल लिखा हुआ ही आपके आ रहा होगा कि आप मुझे चाहें तो कमेंट्स में बता दें, चाहें तो मुझे यहाँ पे ईमेल कर दें। Which words and phrases in the first paragraph tell us that the mole wanted to be out in the fresh spring air? बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है, इसका मैं जवाब बताता हूँ आपको, पीछे से देख लेते हैं। तो वो कौन से अल्फाज थे पहले पैराग्राफ में जिससे हमें पता चलता है कि मोल जो है वो फ्रेश स्प्रिंग एयर में जाना चाहता है? तो शुरू में जो कैफियत बताई हैं वो मोल के हवाले से ही बताई हैं, तो शुरू की कैफियत को देख लें तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ शुरू में बात हो रही है। तो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ इसकी, ये आ गई, ठीक है। तो एक तो ये बात यहाँ पे आप देखें, फ्रेश, ये आ गया, स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो। ये जो सब, ये जो बात हो रही है ना, ये भी उसके 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 मूड को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको महसूस हो रहा था कि स्प्रिंग आ रही है। फिर आगे अगर चलें तो ये एक ही पैराग्राफ है जो अगले पेज तक गया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ही चल रहा है। तो ये यहाँ पे देख लें आप, ये देखें, समथिंग अबव वाज कॉलिंग हिम, ठीक है। और ग्रीन, ग्रीन वार्म ग्रास, सनलाइट, ये सब बातें इस तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि वो तमाम जुमले, वो तमाम अल्फाज को फ्रेजेस जिससे पता चलता है कि मोल को बाहर जाने का दिल चाह रहा था, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द रैबिट्स रिएक्टेड व्हेन द मोल पास्ड बाय द प्राइवेट रोड। बताइए कि रैबिट्स ने कैसे रिएक्ट किया जबकि वहाँ से मोल गुजरा। तो ये वही वाला बात करनी है कि व्हेन द मोल पास्ड बाय द प्राइवेट रोड, एन एल्डरली रैबिट, वो आया था, अब उसने क्या किया था, वो वाला वाक़या यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द मोल वाज एंजॉयिंग द स्प्रिंग सीजन? क्या आपको लगता है कि बहुत एंजॉय कर रहा था? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहा था। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विच टेल द रीडर्स अबाउट मोल्स एंड जॉयमेंट। तो बताएं वो कौन से अल्फाज हैं
तो आप पहले लिखेंगे यस द मोल वॉज thoroughly enjoying या वॉज enjoying द स्प्रिंग सीजन अलॉट, इस तरीके के पहले अपना एक इंट्रोडक्टरी जुमला लिखेंगे। फिर वो 2-3 जुमले लिख देंगे जो कि इसने बताए थे कि क्या महसूस कर रहा था, किस तरह की चीज़ों को ये देख के ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे कि वो थी ना कि वो सनशाइन जो है वो उसके उसके फर को और उसकी जो सॉफ्ट ब्रीज जो है वो करेस कर रही थी। एक तो वो वाला जुमला था, मैं पीछे से दिखा दूं आपको। तो ये यहाँ था ना कि ये जगह सनशाइन आ गई थी जी, सूरज की रोशनी उसके फर को टच कर रही थी, गरम गरम महसूस हो रहा था। उसकी ब्रो के ऊपर जो है वो हवा छू के गुजर रही थी और वो अचानक से उछल के खड़ा हो गया था खुशी में। ये सारी बातें जो हैं वो एक ही इसी तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसी तरह से आगे भी आप बता सकते हैं। एक एक तो ये यहाँ एंजॉय कर रहा था, तो 2 जुमले आप यहाँ से ले सकते हैं। एक एंजॉय फिर ये यहाँ कर रहा था, ये देखें कि ये हर तरफ मज़ा ही मज़ा था, हर तरफ खुशियाँ थीं, परिंदे चहचहा रहे थे, अपना घोंसला बना रहे थे। ये सारी जो बातें हैं ना, ये सब इसमें आ जाएंगी। तो आप 3 जुमले बनाएंगे। पहले आप बताएंगे कि सवाल के हिसाब से पहले अपनी बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे कहा है ना कि आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विच टेल द रीडर्स अबाउट द मोल्स एंजॉयमेंट। तो डू यू थिंक द मोल वाज एंजॉयिंग द स्प्रिंग सीजन? यस, आई थिंक द मोल वाज एंजॉयिंग द स्प्रिंग सीजन अ लॉट, या वाज थॉरोली एंजॉयिंग द स्प्रिंग सीजन। एंड द सेंटेंसेस विच टेल अस अबाउट हिज एंजॉयमेंट आर, और फिर 1 2 3 करके 3 जुमले लिख दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा ये जवाब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है what seems more attractive to than the spring to the mole and what was so good about it? तो क्या चीज़ ऐसी थी जो स्प्रिंग से भी ज़्यादा, यानी बाहर से भी ज़्यादा उसको पसंद आई, और उसमें उसको क्या चीज़ पसंद आ रही थी? तो आप बताइए क्या चीज़ थी, कुछ याद आ रहा है? अभी तो थोड़ी देर पहले तो पढ़ा हमने। तो वो जो कश्ती थी ना, वो कश्ती उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। द थिंग दैट सीम्ड, यहाँ से शुरू करेंगे। द थिंग दैट सीम्ड मोर अट्रैक्टिव देन स्प्रिंग टू द मोल वॉज द बोट। और फिर उसके आगे आपने पूरी तफसील बतानी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही थी उसको। तो द ओर्स, द कुशंस, द रोलॉक्स थे, और फिर वो उस कश्ती को कुछ नहीं हो रहा था, वो आराम से बहती चली आ रही थी, रॉक कर रही थी, फ्लोट कर रही थी। तो ये सारी कैफियतें भी उसको उसकी उसके फीलिंग्स के बारे में आप बता सकते हैं कि उसको क्या पसंद आ रहा था कश्ती के बारे में। ये आपने अल्फाज में लिखें, देखें आप कैसा लिखते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया। Imagine the adventures the mole and the water rat would have in the boat on the river. You can draw pictures to make your answer more interesting. अब आप आगे बताइए। अब ये थोड़ा सा आपका अपनी तरफ से आने वाला जवाब है कि अच्छा, पीछे वाला रह गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 बताया मैंने, 5 रह गया। डू यू एग्री दैट द वाटर रैट thoroughly enjoys his life on the boat on a river? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि जो वाटर रैट है वो भी अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय करता है? और अपने जवाब को वजाहत से बताइए। येस, आई वी एग्री दैट द वाटर रैट thoroughly enjoys his life because he lives a carefree life. He thinks that he can do anything, go anywhere, work anyhow the way he wants. और इस तरह से करके आप जवाब बनाएंगे और कुछ मिसाल भी देंगे, जैसे इसने वो जुमले बोले थे ना कि आप जाओ तो चलो, तो चलो, तो मंजिल तक पहुँचो तो पहुँचो, ना पहुँचो तो ना पहुँचो, काम करो करो, ना करो ना करो। तो वो वाली बातें जो हैं वो यहाँ पे बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर में रीजंस बताएंगे। तो यस, वी बिलीव दैट द रैट एंजॉयज हिज लाइफ thoroughly बिकॉज ही said the following things। और फिर आप 1 2 3 के बाद लिख देंगे उसकी कई भी बातें। क्वेश्चन 6 में आपने इमेजिन करना है कि अगर वो आगे जाके जो मज़े करेंगे वो क्या मज़े होंगे। उन मज़ों के बारे में 1 2 3 जुमले लिखेंगे कि आई इमेजिन दैट द एडवेंचर्स दे वुड हैव वुड बी। वो क्या एडवेंचर्स होंगे, अभी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं आगे क्या क्या एडवेंचर करेंगे। दे वुड द रिवर वुड फॉल इनटू अ लेक एंड दे वुड स्पेंड द नाइट होल नाइट इन द मिडल ऑफ द लेक एंड लुकिंग एट द स्टार्स। ये एक एडवेंचर ऐसा हो सकता है, या कुछ भी जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और उस एडवेंचर के बारे में फिर आपने हो सके तो तस्वीर भी बना दें। ठीक है जी। तो यूँ जो सवाल थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से जवाब मुझे बना के देंगे। फिर किसी और लेक्चर लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।